हाय हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो के अंदर हम जो है तीन इंटरेस्टिंग डिफेंस स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप देखोगे तो एज ऑफ नाउ हमें डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर जो है मैसिव चेंजेस देखने मिल रहे हैं। मतलब क्या, पहले जो है हमें डिफेंस कंपनीज के अंदर जो है ट्रेडिशनल वॉरफेयर देखने मिलता था कि पहले टैंक्स यूज़ करे जाते थे, आपके बड़े बड़े जेट्स यूज़ किए जाते थे, फाइटर जेट्स वगैरह, और उससे जो है वॉर्स लड़े जाते थे। एज ऑफ नाउ अगर आप अभी का सिनेरियो देखोगे तो सिनेरियो जो है कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। कंपनीज जो है आपके मॉडर्न वॉरफेयर के ऊपर स्पेंड कर रही है, क्योंकि अगर आप मॉडर्न वॉरफेयर के ऊपर स्पेंड करोगे तो आपका जो कॉस्ट ऑफ डिसरप्शन है मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप फाइटर जेट बनाओगे या फिर आप एक बहुत बड़ा टैंक बनाओगे तो आपको जो है उसके लिए करोड़ों रुपए लग जाते हैं। लेकिन आप सोचो, आप एक छोटा सा ड्रोन बनाओगे तो आप ड्रोन से जो है उसे अगर आप गन वगैरह लगा दोगे तो आप उस ड्रोन से कितना ज़्यादा डिसरप्शन और डिस्ट्रक्शन कर सकते हो। और वो डिस्ट्रक्शन करने के लिए आपका जो कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। तो अगर हम चाइना के केस में भी बात करें तो चाइना जो है ड्रोन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहा है। अगर आप इंडिया पाकिस्तान का रीसेंट वाला वॉर भी देखोगे तो वहाँ पे हमें क्लियरली देखने मिलता है कि चेंज हो गया है वॉर करने का सिनेरियो, क्योंकि अभी पाकिस्तान ने भी क्या किया था, पाकिस्तान ने भी जो है ड्रोन्स यूज़ किए गए थे, क्योंकि ड्रोन्स यूज़ करना जो है कंपैरेटिवली सिंपल होता है। और एक बहुत सी जगह ऐसी भी होती है जहाँ ह्यूमन जो है नहीं जा सकते, तो वहाँ पे ड्रोन्स को जो है इजीली भेज सकते हैं। या फिर आपके मिसाइल्स हो गया या फिर आपका रेडार्स हो गया, तो जो डिफेंस कंपनीज आपके मिसाइल्स रेडार्स ड्रोन्स के ऊपर काम कर रही है, एंटी ड्रोन सिस्टम के ऊपर काम कर रही है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उन कंपनीज पे जो है ज़्यादा फोकस करो एज़ कम्पेयर टू आपकी ट्रेडिशनल कंपनीज जो कि ट्रेडिशनल डिफेंस इक्विपमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। तो उनका रिलेवेंस भी जो है धीरे-धीरे कम हो रहा है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ रिलेवेंस ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन धीरे-धीरे जो है रिड्यूस हो जाएगा। और जो आपके बाकी सेगमेंट्स है, हमें वहाँ पे जो है कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिलेगी। और आप कोई भी डिफेंस सेक्टर की कंपनीज़ ट्रैक कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि आप जो है लॉन्ग डेटेड ऑर्डर्स की जगह थोड़ा शॉर्ट डेटेड ऑर्डर पे फोकस करो या फिर मीडियम डेटेड ऑर्डर पे फोकस करो। क्योंकि अगर आप समझ सकते हो तो बात अलग है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, जैसे कि बहुत कंपनीज़ होती है जैसे कि गार्डन रीच। अब गार्डन रीच के केस में अगर आप देखोगे तो ये शिप बिल्डिंग कंपनीज की जो है 10 साल की ऑर्डर बुक पड़ी होती है। 9 साल के ऑर्डर जो है अभी तक ये लोग पूरे कर रहे हैं। तो जब आपकी ऑर्डर बुक इतनी बड़ी हो जाती है, इतनी लॉन्ग डेटेड होती है, वेरी लॉन्ग डेटेड मतलब 10-9 ईयर्स के अंदर, तो कई बार ऐसे भी होता है कि यार जिस तरीके से वॉर्स लड़े जाएंगे उसका सिनेरियो ही चेंज हो जाए। तो ये ऑब्सोलेंस वाला जो रिस्क है ये इन कंपनीज के अंदर जो है बनकर आता है। तो इसलिए अभी मॉडर्न डिफेंस डिफेंस कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। तो ये एक है। अब दूसरा एक और फ़ायदा जो है आपके मॉडर्न डिफेंस कंपनीज़ का, वो ये है कि ये लोग जो है कॉन्स्टेंटली इनोवेशन कर रहे हैं। तो जैसे ही कोई इन्हें नई डिफेंस की टेक्निक मिल जाती है या फिर नया कोई इक्विपमेंट मिल जाता है, तो वहाँ पे भी अगेन ये लोग जो है स्पेंडिंग वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। फिर इसके साथ-साथ अगर हम बात करें, तो रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर भी अगर आप देखोगे, तो जो टैंक्स वगैरह से जो है उस टाइम पे लड़ाई हुई थी, तो वहाँ पे अगेन जो टैंक्स थे, उन्हें जो है ड्रोन्स ने जो है आराम से डिस्ट्रॉय कर दिया था रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे भी। फिर इसके बाद अगर आप एयर वॉरफेयर देखोगे तो एयर वॉरफेयर पे भी जो है कंपनीज फोकस कर रही है। तो मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर, एयर वॉरफेयर के अंदर क्या हो रहा है आपके एविएशन के अंदर, ये जो है आपका अनक्रूड कॉम्बैट एरियल व्हीकल यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ-साथ कंपनी जो है आपके ड्रोन्स फॉर्म यूज़ कर रही है, अल्टीट्यूड सीओडो सैटेलाइट्स यूज़ कर रही है, जिससे ये लोग जो है एनिमीज़ को इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वाटर के अंदर पहले जो है बड़े-बड़े डिस्ट्रॉयर्स यूज़ किए जाते थे, क्रूज़र्स यूज़ किए जाते थे। अभी वहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, अभी जो है वहाँ पे अनमैन्ड सरफेस वेसल्स यूज़ हो रहे हैं, जहाँ पे जो है इंसान को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर इसके साथ-साथ अगेन अगर आप देखोगे तो हर एक स्पेस के अंदर जो है हमें कुछ ना कुछ दिख ही रहा है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। तो इसके साथ-साथ जो 3 कंपनीज़ हम डिस्कस करेंगे, उसमें पहली कंपनी का जो नाम है वो है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स। अब अपोलो माइक्रो सिस्टम्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कंपनी का जो वैल्यूएशन है, वो जो है मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव दिख रहा है। पहले जो है कंपनी 74 के पीई के आस-पास ट्रेड करती थी। एज़ ऑफ नाउ कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो री-रेट होकर जो है 122 के पीई के आस-पास ट्रेड कर रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि अपोलो माइक्रो सिस्टम के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ग्रोथ रेट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो पिछले 4 से 5 क्वार्टर से कंपनी आराम से 50-60 परसेंटेज के आसपास ग्रो कर रही है। इसके साथ-साथ इनके मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि ये लोग आराम से 40-50% सीएजीआर के आसपास जो है ग्रो कर सकते हैं आपका एफवाई 26 और उसके बाद के इन कमिंग ईयर्स में। और इसके साथ-साथ एफवाई 26 के लिए तो कंपनी के मैनेजमेंट ने 100% का गाइडेंस दिया हुआ है। ओवरऑल अगर आप डिफेंस सेक्टर के अंदर भी देखोगे तो बाकी कंपनीज़, आई मीन बाकी कंट्रीज़ की भी अगर आप देखोगे तो डिफेंस के सेक्टर के अंदर जो स्पेंडिंग है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होते जा रही है। जैसे कि यूरोप की स्पेंडिंग अगर आप देखोगे तो 17% से इंक्रीज़ होते हुए हमें देखने मिली है। फिर जर्मनी की स्पेंडिंग जो है 28% से इंक्रीज़ हुई। पोलैंड के केस में हमें 31% से 31% का जो है इंक्रीज़ देखने मिला। यूएस के केस में भी जो है हमें इंक्रीज़ देखने मिल रहा है।
और जितना ज़्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें जियोपॉलिटिक्स के अंदर चीज़ें थोड़ी इंटेंसिफ़ाई होते हुए दिखेगी, उतना ज़्यादा कंपनीज़ आई मीन आपकी कंट्रीज़ की जो है डिफेंस की जो स्पेंडिंग है वो इंक्रीज़ होते जाएगी और उतना ज़्यादा डिफेंस सेक्टर का जो रेलेवेंस है ना वो इंक्रीज़ होते जाएगा। अब इंडियन डिफेंस मार्केट के अंदर एक और बहुत बड़ा ट्रेंड हमें क्या देखने मिल रहा है, इंडिजिनाइजेशन का। गवर्नमेंट चाह रही है कि जो भी इंडियन डिफेंस कंपनीज़ है वो जो है अपने प्रोडक्ट्स के अंदर आपके इंडियन कंपोनेंट्स को यूज़ किए। तो जो कंपनीज़ इंडियन कंपोनेंट्स बना रही है या जो कंपनीज़ इंडियन कंपोनेंट्स यूज़ कर रही है, उन्हीं डिफेंस कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स जो है गवर्नमेंट प्रेफ़र कर रहा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने मिल रहा है और इसके वजह से भी जो है बहुत ज़्यादा डिफेंस कंपनीज़ बेनिफिट करेगी और जो कंपनीज़ इंडिजिनाइजेशन के अंदर काम करती है, वो लोग जो है सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेंगे पूरे डिफेंस सेक्टर के अंदर। अब इसके बाद अगर हम और थोड़ा आगे बात करें तो गवर्नमेंट का डिफेंस के ऊपर जो बजट है वो भी बहुत ज़्यादा है। मतलब अब आराम से अगर आप गवर्नमेंट का बजट देखोगे तो गवर्नमेंट कुछ स्पेंड कर रही है अबाउट 1,80,000 करोड़ के आसपास आपका डिफेंस सर्विसेज के ऊपर। फिर इसके साथ-साथ अगेन अगर आप देखोगे तो ये बजट जो है हमें कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होता हुआ देखने मिल सकता है। तो अपोलो माइक्रो सिस्टम की बात करूँ तो ये कौन से सेगमेंट के अंदर काम करती है? ये लोग जो है आपके रडार्स के अंदर काम करते हैं। ये रडार जो है आपके मिसाइल्स के अंदर यूज़ होता है। इसके साथ-साथ ही आपकी बाकी चीज़ों के अंदर यूज़ होता है जैसे कि सबमरीन्स हो गई या फिर अगेन आपके डिफरेंट डिफेंस इक्विपमेंट्स हो गए। वहाँ पे जो है इनके रडार्स यूज़ किए जाते हैं मिसाइल्स के अंदर जैसे कि न्यूक्लियर मिसाइल, एंटी सबमरीन मिसाइल। फिर इसके साथ-साथ अगेन अगर आप देखोगे तो एंटी शिप मिसाइल के अंदर जो है इनके रडार्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर जो है इनके रडार्स वगैरह जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो ये कंप्लीटली मोर और लेस आपके रडार्स वाले बिज़नेस के अंदर है। अब रडार यूज़ कहाँ किया जाता है? मिसाइल के अंदर अगर आप देखोगे तो आपके पास रडार होगा। तो आपकी मिसाइल क्या करेगी? आपके एनिमी को जो है ट्रैक कर सकती है और उसी पॉइंट पे जाके जो है मिसाइल जाकर हिट करती है। तो ये रडार का जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और अभी रडार का यूज़ जो है हमें इंक्रीज़ होता हुआ ही देखने मिलेगा। फिर इसके साथ-साथ अब इस कंपनी की इंटरेस्टिंग बात ये है कि देखो आप कोई भी डिफेंस कंपनी ट्रैक कर रहे हो तो आपको एज़ इन्वेस्टर डिफेंस कंपनी के अंदर क्या-क्या ट्रैक करना है, क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए। ऐसे तो हर एक सेक्टर की क्या चेकलिस्ट होती है, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपके साथ मास्टर क्लास के अंदर डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन स्टिल एक सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक जो कि हमें डिफेंस सेक्टर के अंदर देखना चाहिए वो है ऑर्डर बुक। जितनी ज़्यादा इन कंपनीज़ के पास ऑर्डर आते जाएँगे, उतना ज़्यादा इन कंपनीज़ के लिए जो है बेटर होगा और उतनी ज़्यादा रेवेन्यू विजिबिलिटी जो है हमें आपके डिफेंस कंपनीज़ के अंदर देखने मिलेगी। कुछ ऐसी कंपनीज़ है डिफेंस सेक्टर के अंदर जिन्हें जो है ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। मैनेजमेंट ये बता रहा है बस ऑर्डर आएँगे और आएँगे लेकिन हमें ऑर्डर्स आते हुए देखने नहीं मिल रहे। तो आपको एज़ इन्वेस्टर जो है इन कंपनीज़ की ऑर्डर बुक भी ट्रैक करनी चाहिए। इसके साथ-साथ आप टॉप लाइन ट्रैक करना चाहिए आपको अगेन आप पैट ग्रोथ ट्रैक कर सकते हो, ऑपरेटिंग लेवरेज ट्रैक कर सकते हो। इसके साथ-साथ इन्हें कहाँ से ऑर्डर मिल रहा है आपको वो भी ट्रैक करना है। तो आगे जाकर आपको ऑर्डर विजिबिलिटी कितनी होती है उसके बारे में भी आइडिया लग जाएगा। फिर इसके बाद आपको इन डिफेंस कंपनीज़ के जो है मार्जिन्स ट्रैक करने हैं। बहुत सारी डिफेंस कंपनीज़ जो है एक्विजिशन लेड ग्रोथ भी कर रही है। क्योंकि बहुत सारी छोटी-छोटी डिफेंस कंपनीज़ भी है जो कि एक्चुअली अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो वो भी जो है हमें ओवरऑल डिफेंस सेक्टर के अंदर देखने मिल रहा है। तो आपको ये भी देखना है कि कौन-सी कंपनी क्या एक्वायर कर रही है। तो जैसे कि अभी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स अगर आप देखोगे तो उन्होंने आईडीएल एक्सप्लोसिव्स नाम की एक कंपनी को एक्वायर किया। अब उसे जो है ये कंपनी को ढंग से अपने कंपनी के अंदर इंटीग्रेट कर लेंगे और फिर इसके बाद H1 के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिलेगा अपोलो माइक्रो सिस्टम के अंदर। लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे तो कंपनी की जो पैट ग्रोथ है, हमें पैट ग्रोथ जो Q1 के अंदर देखने मिली वो 126% की थी और Q1 के अंदर जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो हमें 46% के आसपास की देखने मिली थी। अब यहाँ से पैट ग्रोथ का पोटेंशियल कंपनी का H1 के अंदर मतलब Q2 के अंदर भी जो है अच्छा खासा रहेगा और हमें स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल सकता है इस कंपनी के अंदर। लेकिन अगर आप Q3 और Q4 के अंदर देखोगे तो कंपनी का अभी जो हमें ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है, वो जो है हमें कंपैरेटिवली थोड़ा रिड्यूस होते हुए दिखेगा क्योंकि कंपनी जो है कैपेक्स करने वाली है। तो यहाँ पे अपोलो माइक्रो सिस्टम का 2021 से 2025 तक 29% का सीएजीआर था टॉप लाइन के अंदर। पैट के अंदर जो है ये लोग 53% सीएजीआर के आसपास जो है ग्रो कर रहे थे। अब इसके साथ-साथ कंपनी को जो है एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिला है जो कि इनका फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर है। ये एक्सपोर्ट ऑर्डर 113 करोड़ रुपीज़ के आसपास का है जो कि इन्हें जो है एडवांस्ड एवियोनिक्स सिस्टम के अंदर जो है देखने मिला। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है। अब आपको देखना है कि किस तरीके से जो है ये एक्सप्लोसिव वाला जो इन्होंने एक्विज़िशन करा हुआ है उसे किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं और कब तक जो है हमें 40-50% इसकी ग्रोथ देखने मिल सकती है कंपनी के अंदर। अगर मैं फॉरवर्ड बेसिस पे भी यार इस कंपनी का वैल्यूएशन देखूँ, देखो मैनेजमेंट तो ये बता रहा है कि यार इनका एबिटा मार्जिन जो है 22-23% के आसपास रहेगा। एज़ ऑफ नाउ इनके मार्जिन्स भी जो है उसी लेवल पे। मतलब क्या कि हमें कंपनी के अंदर जो है कोई मार्जिन एक्सपेंशन नहीं देखने मिलेगा। तो सबसे बड़ा ट्रिगर कंपनी के अंदर क्या बनकर आता है, एक है आपका ऑपरेटिंग लेवरेज और दूसरा जो है आपका टॉप लाइन ग्रोथ।
तो यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो अगर मैं फॉरवर्ड बेसिस पे भी कंपनी को वैल्यू करूँ, तो दिक्कत ये आ जाता है कि कंपनी का जो फॉरवर्ड पी है ना वही 88 के आसपास का बनकर आ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है मुझे, क्योंकि 88 का पी देना यार कोई सेंस नहीं बनाता है जो कंपनी 45-50% पे ग्रो कर रही है। तो फॉरवर्ड बेसिस पे भी कंपनी थोड़ी एक्सपेंसिव लग रही है मुझे। हालाँकि कंपनी के अंदर ऑलरेडी अच्छी खासी री-रेटिंग हो चुकी है। स्टॉक जो है लास्ट 3-4 मंथ्स के अंदर लगभग डबल हो चुका है। तो थोड़ा मतलब वैल्यूएशन भी जो है थोड़ी एक्सपेंसिव लगती है कंपनी की। तो ये जो है आपको इंडिपेंडेंटली देखना पड़ेगा जब आप इस बिज़नेस को स्टडी कर रहे हो। लेकिन ओवरऑल बिज़नेस जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब इसके साथ-साथ मैनेजमेंट ये बता रहा है कि ये लोग जो है इंडिजिनाइज़ टेक्नोलॉजी के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं। ये लोग अगेन आत्मनिर्भर भारत की वजह से जो है इंडिजिनाइज़ टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से भी, और इसलिए सारी कंपनीज़ को जो है एक टेलविंड तरीके से आप देख सकते हो कि टेलविंड देखने मिल रही है। फिर एक स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास के अंदर सिखाया हुआ है। ये मास्टर क्लास का प्राइस जो है मैंने सिर्फ 2000 रुपीज़ रखा हुआ है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, और इस वर्कशॉप का प्राइस जो है मैं कुछ टाइम बाद इंक्रीज़ करने वाला हूँ, 3000 रुपीज़ के आसपास करने वाला हूँ। इस वर्कशॉप के अंदर ओवर 200 प्लस लोग जो है एनरोल कर चुके हैं, और जितने भी लोग एनरोल है, सबने मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यू दिए इस क्लास के बारे में। इसके साथ-साथ अगर आपको जेन्युइनली कुछ इक्विटी रिसर्च सीखना है, अगर आपको जेन्युइनली आपके लाइफ में कुछ करना है, अगर आप इरिटेट हो गए हो, आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीखना है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है मार्केट के अंदर चीज़ें कैसे चलती है, आप बस ये यूट्यूब पे वीडियोज़ देख रहे हो, उस पे स्टॉक मार्केट के डिसीज़न ले रहे हो, कुछ टेलीग्राम ग्रुप पे आप एडेड हो, या फिर कोई दोस्त आपको टिप्स दे रहे हैं, तो आप उस पे डिसीजन ले रहे हो, या फिर आप ढंग से जो है मार्केट के अंदर रिसर्च नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए जो है जीरो टू हीरो इक्विटी रिसर्च वाली जो क्लास है ये मस्ट नीडेड है। और ये 20 आवर्स का कंटेंट जो है आपको देखना है। इस क्लास के अंदर आपके 20 आवर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, ये आपको देखना है। इसके साथ साथ इसमें टोटल 11 सेशंस है। इसमें आपको पीपीटी भी मिलेगी जो मैं यूज कर रहा हूँ। इसके साथ साथ डिफरेंट सेक्टर के लिए डिफरेंट चेकलिस्ट होती है जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए। हर एक सेक्टर की अलग मेंटल मॉडल होता है। जैसे कि हॉस्पिटल्स के लिए हमें कुछ और देखना चाहिए, आप ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए देखोगे तो हमें कुछ और ट्रैक करना चाहिए। फिर उसके बाद आप कैपिटल मार्केट वाली कंपनीज देखोगे, या कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज देखोगे, लैब ग्रोन डायमंड कंपनीज देखोगे, गोल्ड कंपनीज देखोगे। तो हर एक सेक्टर के अंदर जो है हमें अलग अलग चेकलिस्ट फॉलो करनी पड़ती है, अलग अलग चीजें ट्रैक करनी पड़ती है कंपनीज के अंदर। तो इस मास्टर क्लास के अंदर आप सीखोगे कि कौन से सेक्टर के अंदर हमें क्या देखना है। आप आराम से एक बार आपने 20 आवर्स का कंटेंट देख लिया, आपको कंपनीज ट्रैक करनी स्टार्ट करनी है, और फिर आप जो है कोई भी कंपनी को ट्रैक कर सकते हो, नॉट किडिंग। इसके साथ साथ जो है मैं आपको इस मास्टर क्लास के अंदर सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से एआई को अपने रिसर्च के अंदर यूज कर सकते हो, लेवरेज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जो है आपको वैल्यूएशंस के बारे में भी सिखाया हुआ है कि आप किस तरीके से कोई भी स्टॉक को जो है वैल्यू कर सकते हो मार्केट के अंदर विद इन मिनट्स। वो सीएफए वाले लोग होते हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स मॉडल सिखाते हैं आपको, डीसीएफ मॉडल, ये मॉडल वो मॉडल, आपको कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि रियल लाइफ के अंदर अगर हम स्टॉक मार्केट के अंदर होते हैं तो ये सारी चीजें जो है एप्लीकेबल नहीं होती है, फाइनेंस वाली चीजें। तो आप भले ही एमबीए फाइनेंस हो या फिर आपका स्टॉक मार्केट के अंदर कोई बैकग्राउंड नहीं है, आपको जो है ये मास्टर क्लास के अंदर एनरोल कर लेना चाहिए अगर आपको जेन्युइनली स्टॉक मार्केट के बारे में जो है सीखना है। यहाँ पे मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हो, जहां मैं अपना पोर्टफोलियो रिवील करूंगा आप लोगों को, और अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक से जो है मैंने आपको सारी चीज़ें सिखाई है। इसके साथ-साथ यहाँ पे जो है आपको हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप का जो है एक्सेस भी मिल जाता है, जो कि लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है आपको। तो ये 2000 का प्राइस है, ये कुछ भी नहीं है, और जो वैल्यू आपको इस मास्टर क्लास के अंदर मिलेगी ना, वो बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट 100 एक्स ज़्यादा होगी जो प्राइस आप पे कर रहे हो। और डेली मुझे मेल्स आते रहते हैं, डेली मुझे डीएम्स आते हैं, व्हाट्सएप पे आता है, एक्स पे आता है, जीमेल पे मेल्स आते होते हैं। लोग जो है डेली मुझे बता रहे होते हैं कि भाई मास्टर क्लास के बाद जो है हमें कंटेंट बहुत अच्छा लगा, एकदम सुपर कंटेंट है, क्योंकि लोग आपको स्टॉक मार्केट कोर्सेज के नाम पे कचरा बेच रहे हैं, आपको बेसिक चीजें सिखा रहे हैं, और इस मास्टर क्लास के अंदर आप एकदम एडवांस चीजें सीखोगे, और वो चीजें सीखोगे जो कि आपको मार्केट के अंदर एक्चुअली रेलेवेंट है। और इसके साथ साथ लोग मुझे बताते हैं कि यार भाई हमने मास्टर क्लास देखने के बाद हमारा पूरा पोर्टफोलियो रिबैलेंस कर लिया। इसके साथ साथ लोग मुझे ये भी बता रहे हैं कि हमने कंपनीज को ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया है, कुछ लोगों ने तो कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है, तो वो लोग भी जो है कॉन्स्टेंटली टच के अंदर है। और एक और चीज, मास्टर क्लास देखने के बाद अगर आपको कभी भी डाउट आता है कोई भी स्टॉक रिलेटेड या कोई भी चीज रिलेटेड, तो आप जो है मुझसे वन ऑन वन भी कनेक्ट कर सकते हो, या तो मेरे एक्स के ट्विटर के डीएम्स के अंदर, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, या मेल और डीएम्स पे कनेक्ट करोगे तो मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा। तो मास्टर क्लास के लिए एनरोल कर लेना, लिंक नीचे जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। और ये वैल्यू जो आपको मिलेगी ना इस प्राइस के लिए, वो कंपैरेटिवली 100 एक्स ज्यादा है। तो ये 2000 रुपीज के लिए जो है सोचो मत, हमें जो है इग्नोरेंस टैक्स पे नहीं करना है हमारे लाइफ के अंदर। और ये सारी चीजें जब हम लर्निंग पे मिस आउट कर देते हैं ना, तो हम जो है इग्नोरेंट टैक्स पे करते हैं। इसके साथ-साथ मैनेजमेंट ये बता रहा है कि अगेन इनका जो रीसेंट एक्विजिशन है, उसकी वजह से अच्छी खासी इन्हें ग्रोथ देखने मिलेगी। इनके मार्जिन जो है बेटर होते हुए देखने मिलेंगे, क्योंकि इनका प्रोडक्ट मिक्स जो है हमें वो बेटर होता हुआ देखने मिलेगा। और ओवरऑल अभी जितने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए उसकी वजह से आपकी जो डिफेंस कंपनीज़ हैं उनके ऑर्डर्स थोड़े अच्छे खासे आने स्टार्ट हो चुके हैं।
तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपका इंडिया-पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ। फिर ओवरऑल जियोपॉलिटिकली भी अगर आप देखोगे तो टेंशन जो है इंक्रीज़ होते जा रहा है। तो जितना ज़्यादा ये सारी चीज़ें चलती रहेगी ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपकी डिफेंस के ऊपर स्पेंडिंग जो है इंक्रीज़ होती रहेगी और उसका बेनिफिट कौन करेगा? आपकी डिफेंस कंपनीज़। तो आप इस तरीके से जो है इन कंपनीज़ के बारे में सोच सकते हो। अब अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के बाद एक और बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है, छोटी कंपनी है। अब टेम्बो ग्लोबल का अगर मैं आपको अपना सिनेरियो बताऊँ तो देखो ये कंपनी जो है 14-15 के पीई पे ट्रेड कर रही है। अब ये कंपनी जो है एक माइक्रो कैप कंपनी है। अब जिस टाइम पे मैंने लास्ट ईयर ही जो है अपोलो माइक्रो सिस्टम को रीड करा था, अब वहाँ से स्टॉक जो है लगभग 4x के आसपास जा चुका है, 3x 4x के आसपास। तो वहाँ से अगर आप अपोलो को भी देखोगे ना तो उस टाइम पे वो भी बहुत छोटी कंपनी थी, 1800 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप था इनका। और अभी मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो 8000 करोड़ के आसपास जा चुका है। यहाँ पे अगर मैं टेम्बो ग्लोबल की बात करूँ तो इस कंपनी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव इश्यूज़ देखने मिले। पहला ये इश्यू कि कंपनी के अंदर जो है हमें कैश फ्लो बिल्कुल जनरेट होता हुआ नहीं देखने मिल रहा है। अब देखो छोटी कंपनी है, मैं मानता हूँ कि आपका कैश फ्लो जनरेट नहीं हो रहा है तो कोई नेगेटिव बात नहीं है, क्योंकि जैसे मैं ही बोलता हूँ मार्केट के अंदर जो है हमें प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। कोई छोटी कंपनी अगर अपना बिज़नेस स्केल कर रही है और कैश फ्लो नेगेटिव हो जाता है तब इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि टेक्नो आई मीन आपका टेम्बो ग्लोबल जो है उन्होंने अभी-अभी कॉन कॉल करा है। इसके पहले टेम्बो ग्लोबल जो है कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं करता था, तो वहाँ पे हमारा जो ट्रांसपेरेंसी वाला फैक्टर होता था ना वो थोड़ा रिड्यूस हो गया था। ओवरऑल टेम्बो ग्लोबल के अगर आप देखोगे तो नंबर्स हमें पिछले कुछ 4-5 क्वार्टर से स्ट्रॉन्ग देखने मिले, जहाँ हमें ओवर 50% की जो है टॉप लाइन ग्रोथ देखने मिल रही है। Q1 के अंदर भी कंपनी ने अपनी सेल्स ग्रो की है 91% से। मार्जिन जो है हमें यहाँ पे बेटर होते हुए देखने मिलेंगे, जिसकी वजह से हमें इधर जो है कंपनी के अंदर ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है। अब टेम्बो ग्लोबल के अंदर सबसे बड़ी टेलविंड ये आती है कि कंपनी जो है पूरा अपना प्रोडक्ट मिक्स ही चेंज कर रही है। अब कंपनी के अच्छे खासे रेवेन्यू जो है हमें टेक्सटाइल से आते हुए देखने मिलते थे, जहाँ ये लोग स्पिनिंग के अंदर थे। फिर इसके साथ-साथ ये लोग जो है आपके टेक्सटाइल के बाकी सेगमेंट्स के अंदर काम करते थे। जैसे कि शर्टिंग हो गया, वीविंग हो गया, तो वो सारे सेगमेंट्स के अंदर कंपनी काम करती थी। अब कंपनी क्या कर रही है, ये लोग टेक्सटाइल बिज़नेस से बाहर आते जा रहे हैं क्योंकि मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि टेक्सटाइल बिज़नेस के अंदर जो है इतना ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है। और इनफैक्ट ये लोग रेडी भी है कि ये लोग इनका टेक्सटाइल का जो बिज़नेस है वो डाइवेस्ट कर देंगे। टेक्सटाइल के बिज़नेस की अगर आप ऑर्डर बुक देखोगे कंपनी की तो वो कुछ 130 करोड़ के आसपास की बनकर आती है और मैनेजमेंट 300 करोड़ के आसपास का गाइडेंस दे रहा है आपका टेक्सटाइल के बिज़नेस के लिए। इंटरेस्टिंग बात ये है कि यार ये लोग टेक्सटाइल के बिज़नेस से बाहर जा रहे हैं और ये लोग आपके इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस के बिज़नेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो इनके जो रेवेन्यूज़ है इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस के जो बिज़नेस से हमें रेवेन्यूज़ देखने मिल रहे हैं, वो रेवेन्यूज़ जो है हमें इंक्रीज़ होते हुए देखने मिलेंगे। Q1 FY 26 के अंदर अगर आप देखोगे तो इनके 61% रेवेन्यूज़ अभी भी टेक्सटाइल से आ रहे हैं और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स से जो है इनके 39% ऑफ रेवेन्यूज़ आ रहे हैं और इनके मार्जिन से इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो सुपीरियर है। तो जितना ज़्यादा इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का जो शेयर है वो इंक्रीज़ होते जाता है इनके रेवेन्यू के अंदर, उतने ज़्यादा कंपनी के जो मार्जिन्स है वो हमें बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। ओवरऑल कंपनी के 90% ऑफ रेवेन्यूज़ जो है डोमेस्टिकली आ रहे हैं, 10% ऑफ रेवेन्यूज़ कंपनी के जो है हमें एक्सपोर्ट की तरफ से देखने मिल रहे हैं। फिर इसके साथ-साथ अगेन अगर हम टेम्बो ग्लोबल की बात करें तो कंपनी का जो है एक बहुत बड़ा कैपेसिटी एक्सपेंशन भी आ रहा है, जहाँ अगेन इसके बाद इन्हें जो है आपके महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एक एमओयू भी मिला हुआ है। 1000 करोड़ के आसपास का इनका जो डिफेंस का फैसिलिटी ये लोग एंटर करने वाले हैं, ये लोग डिफेंस सेक्टर के अंदर भी एंटर करेंगे। तो जो डिफेंस की इनकी फैसिलिटी है वो जो इन्हें एस्टेब्लिश करनी है, तो उस फैसिलिटी के लिए जो है इन्हें अगेन एमओयू मिला हुआ है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से। तो यहाँ पे अगेन एज़ ऑफ नाउ कंपनी की जो कैपेसिटी है वो 15,000 टन्स पर एनम की है। तो उसे जो है ये लोग 6x करने वाले बाय द एंड ऑफ आपका Q2 FY 26। पिछले साल से ही जो है कंपनी बता रहा था कि ये इनकी कैपेसिटी वगैरह इंक्रीज़ करने वाले। अब मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ तो एक टाइम पे मैं भी टेम्पो ग्लोबल के अंदर इन्वेस्टेड था। हालाँकि मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैंने इस स्टॉक को एग्ज़िट कर लिया क्योंकि देखो इस स्टॉक के अंदर जो है रेड फ्लैग्स बहुत ज़्यादा थे। अब फ्रॉड किस तरीके से डिटेक्ट करते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, रेड फ्लैग्स वगैरह क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है मैं ऑलरेडी मास्टर क्लास के अंदर बता चुका हूँ। अगर आपने अब तक एनरोल नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से एनरोल कर सकते हो। अब टेम्बो ग्लोबल के अंदर मुझे क्या दिक्कत देखने मिल गई थी कि कंपनी के जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं ना, वो कॉन्स्टेंटली रिज़ाइन कर रहे थे। रिज़ाइन तो ये लोग कर ही रहे थे, इसके साथ-साथ कंपनी के अंदर रिसीवेबल्स इंक्रीज़ हो रहे थे। कैश फ्लोज़ जो है कंपनी के बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे। मतलब ओवरऑल कंपनी लास्ट 5 ईयर्स पे जो है अगर आप कैश फ्लो टू पैट चेक करोगे या कैश फ्लो टू एबिटा चेक करोगे तो वो भी जो है कोई सेंस नहीं बना रहा था टेम्बो ग्लोबल के अंदर। तो सैडली मुझे जो है अब देखो फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका कैपिटल प्रोटेक्ट करना जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता है आप किसी भी स्टॉक को लॉस के अंदर एग्ज़िट करते हो या प्रॉफ़िट के अंदर एग्ज़िट करते हो। मेरा सिंपल फ्रेमवर्क है, अगर बिज़नेस खराब परफ़ॉर्म कर रहा है या बिज़नेस के अंदर एक भी रेड साइन है तो बस आपको जो है एग्ज़िट करना है, या तो आप लॉस में करो, प्रॉफ़िट में करो, फ़र्क नहीं पड़ता है। यूजुअली क्या करते हैं लोगों का क्या मेंटालिटी होता है कि यार स्टॉक जो लॉस में है ना उसे एग्ज़िट नहीं करना है। तो ये जो एक बहुत गलत मेंटालिटी है और इसकी वज़ह से लोग जो है अपना कैपिटल खो देते हैं और फिर वही 10-15% का लॉस जो है लोगों का 70-80% के आस-पास चल जाता है।
ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही थी, मतलब वही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वगैरह रिज़ाइन कर रहे थे, तो एक रिस्क लगा मुझे टेम्पो ग्लोबल के अंदर ही। अब इनकी जो कैपेसिटी है वो 90,000 के आसपास जाने वाली है, जो अबाउट 60,000 की इनकी जो कैपेसिटी है वो आपके ईएलडब्ल्यू पाइप्स के लिए यूज़ होगी। बचा हुआ जो आपका 15,000 का है वो इंजीनियरिंग के लिए यूज़ होगा और 30,000 का स्ट्रेंथ चैनल्स के लिए यूज़ होगा। तो जैसे इनकी कैपेसिटी आएगी ना, कंपनी के अंदर टेलविंड्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी और अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है और कंपैरेटिवली ज़्यादा फास्टर ग्रो कर सकते हैं और इंजीनियरिंग से जो रेवेन्यूज़ है वो हमें बेटर होते हुए देखने मिलेंगे, जिसकी वजह से मार्जिन बेटर होने का हाई चांसेस है। अब यहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट ये बता रहे हैं कि इनकी जो ऑर्डर बुक है वो एज़ ऑफ नाउ 1350 करोड़ की बनकर आती है। इनकी L1 बिडिंग पाइपलाइन जो है वो 2000 करोड़ के आसपास की बनकर आ रही है, जहाँ से ये लोग आराम से 50-60% के ऑर्डर जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा मैनेजमेंट बता रहा है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि देखो टेक्नो के टेम्पो के मैनेजमेंट ने जो है आपकी ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ करी है कंपनी के साथ। लेकिन स्टिल यार रिस्क ये बनकर आता है कंपनी के अंदर कि देखो आपको जो है इधर एग्ज़ीक्यूशन देखना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट में कई सारे इंस्टेंसेस रहे हैं, जहाँ कंपनी ने जो है एक्चुअली गड़बड़ की है। तो यहाँ पे गाइडेंस ये लोग जो है 1100 करोड़ के आसपास का दे रहे, एज़ ऑफ नाउ कंपनी के रेवेन्यूज़ देखोगे तो आप तो कुछ 743 करोड़ के आसपास के बनकर आते हैं। तो वहाँ से अगर हम 1100 करोड़ का भी देखें, तो यहाँ पे अगर हम 743 से कैलकुलेट करें तो 48% का जो है हमें ग्रोथ देखने मिल सकता है। वैल्यूएशन वाइज़ अगर आप देखोगे तो 14-15 के पीई पे जो है कंपनी ट्रेड कर रही है। वो भी एक रीज़न है कि यार मार्केट को एग्ज़ीक्यूशन देखने मिलेगा इस कंपनी के अंदर, तभी जो है हमें इस कंपनी के अंदर री-रेटिंग देखने मिलेगी। तो ऐसे प्लेयर्स को अगर मेरे को राइड करना है तो मैं प्रेफ़र करूँगा कि ऐसे प्लेयर्स को स्टैगर्ड अप्रोच के तरीके से जो है प्ले आउट करूँ। फिर एफआई 26 का पैट का गाइडेंस मैनेजमेंट दे रहा है 100 करोड़ के आसपास का, तो आप जो है कंपनी का खुद बैठकर फॉरवर्ड पीई भी कैलकुलेट कर सकते हो और उस हिसाब से वैल्यू कर सकते हो। अब यहाँ से भी कंपनी का मैनेजमेंट ये बता रहा है कि एफआई 27 के अंदर भी हमें 40-45% की ग्रोथ देखने मिल सकती है टॉप लाइन के अंदर और पैट जो है हमें लगभग डबल होता हुआ देखने मिलेगा। मतलब अगले 2 साल तक हमें कंपनी के पैट ग्रोथ के अंदर ओवर 100% की ग्रोथ देखने मिल सकती है। डिफेंस से ये लोग जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा मार्जिन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डिफेंस से जो इनके रेवेन्यूज़ है वो अच्छे खासे आने स्टार्ट हो जाएँगे बाय द ईयर आपका एफआई 30, जहाँ कंपनी अबाउट 1000 करोड़ जो है डिफेंस से टारगेट कर रहा है। इसके साथ-साथ अगेन अगर आप देखोगे तो ये लोग सोलार के अंदर भी एंटर कर रहे थे और ये लोग जो है इंजीनियरिंग ईपीसी के अंदर भी है। तो सोलार के इनके मार्जिन्स किस तरीके से प्ले आउट होते हैं सोलार ईपीसी के अंदर, हमें जो है एज़ इन्वेस्टर वो देखना पड़ेगा। अब कंपनी क्या कर रही है, इन्होंने इनका जो टेक्सटाइल वाला बिज़नेस है, लेगेसी वाला बिज़नेस, वो जो है प्लेट्यू करके रखा है। मतलब क्या कि इसके ऊपर जो है ये लोग टेक्सटाइल वाले बिज़नेस को स्केल नहीं कर रहे, ये लोग इनके जो दूसरे डिवीज़न है, उस पे फ़ोकस कर रहे हैं और उन्हें स्केल करने पे जो है ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। अब यार एक्सपोर्ट वाले डिवीज़न की बात करूँ, तो आपका कंपनी का मैनेजमेंट ये बता रहा है कि ये लोग इनका एक्सपोर्ट का प्रेज़ेंस जो है वो यूएस के अंदर इंक्रीज़ कर रहे हैं और मिडल ईस्ट के अंदर जो है ये लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ओवरऑल यही बनकर आता है। अब इंटरेस्टिंग कंपनी है, ट्रैक कर सकते हो टेम्पो ग्लोबल को। इतना कन्फ्यूज़न होता है ना यार टेक्नो इलेक्ट्रिक और आपका टेम्पो ग्लोबल के अंदर कभी-कभी। तो यहाँ पे आप इसे ट्रैक कर सकते हो, प्रोडक्ट मिक्स चेंज हमें देखने मिल रहा है, जहाँ सॉलिड ऑपरेटिंग लेवरेज जो है टेम्पो ग्लोबल के अंदर देखने मिल सकता है। लेकिन एज़ इन्वेस्टर्स मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा कॉशियस रहना है इस कंपनी के अंदर, क्योंकि रिस्क यार बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं सफ़र कर चुका हूँ कंपनी के अंदर, तो इसलिए जो है मेरा काम है कि आप लोगों को बताना। अब इसके बाद जो थर्ड कंपनी बनकर आती है, उसका नाम है एस्ट्रा माइक्रोवेव। अब एस्ट्रा माइक्रोवेव भी जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है, जो कि जो है ये लोग आपके सबसिस्टम्स बनाते हैं, आपके रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए और माइक्रोवेव सिस्टम के लिए। इनके प्रोडक्ट्स जो है वो डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किए जाते हैं, स्पेस के अंदर यूज़ किया जाता है, मीटेरोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन के अंदर जो है इनके प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं। एज़ ऑफ नाउ कंपनी के अंदर अगर आप ग्रोथ देखोगे तो Q1 एफआई 26 के अंदर हमें जो है 28% का टॉप लाइन ग्रोथ देखने मिला कंपनी के अंदर और कंपनी का मैनेजमेंट वही 15-20% के आसपास का गाइडेंस देकर रखा है उन्होंने टॉप लाइन के लिए। मार्जिन वाइज़ अगर आप देखोगे तो हमें मार्जिन्स जो है कंपनी के इंक्रीज़ होते हुए देखने मिले, इसलिए हमें इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है कंपनी के अंदर। तो हमें जो है पैट ग्रोथ कंपनी के अंदर 126% के आसपास की इंक्रीज़ देखने मिली है। और मार्जिन्स अगर आप देखोगे तो 2024 में इनके मार्जिन्स 21% का एबिटा बना रही थी कंपनी और अभी अगर आप देखोगे तो 26% का एबिटा बना रही है। मार्जिन्स इनके जो है थोड़े बहुत फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो आपको जो है उस हिसाब से देखना है कि पीक मार्जिन्स जो है किसी भी कंपनी के अंदर अगर आपके चल रहे हैं, तो वो कंपनी के अंदर आपके गेन्स कंपैरेटिवली जो है यूजुअली रिड्यूस हो जाते हैं। अब एस्ट्रा माइक्रोवेव की अगर मैं और बात करूँ तो इनके मैक्सिमम रेवेन्यू जो है हमें डिफेंस सेक्टर से आते हुए देखने मिलते हैं। तो इनकी अगर हम सेगमेंट वाइज़ ऑर्डर बुक भी देखें, तो डिफेंस सेगमेंट से इनकी कुछ अबाउट 66% ऑफ ऑर्डर बुक है, इनकी स्पेस से इनकी कुछ 13% ऑफ ऑर्डर बुक आ रही है, मीटियोलॉजिकल से 13% है और एक्सपोर्ट से जो है कंपनी के 8% ऑफ ऑर्डर्स आ रहे हैं। फिर इसके साथ-साथ ओवरऑल हिस्टोरिकली भी अगर आप ट्रेंड देखोगे, तो एफआई 24 से हमें कंपनी की जो डिफेंस की ऑर्डर बुक है ना, उसके अंदर हमें इंक्रीज़ देखने मिला और डिफेंस के जो रेवेन्यूज़ है,
उसका जो शेयर है कंपनी के अंदर वो भी जो है हमें इंक्रीज़ देखने मिला है। एज़ ऑफ नाउ कंपनी के डिफेंस से जो रेवेन्यूज़ आ रहे हैं, वो कुछ 86% ऑफ रेवेन्यूज़ जो है हमें डिफेंस से देखने मिलते हैं। और इसके साथ-साथ स्पेस से कुछ 2.4% ऑफ रेवेन्यूज़ आ रहे हैं। एक्सपोर्ट से जो है 10% के जो है कंपनी के रेवेन्यूज़ बनकर आ रहे हैं। तो एस्ट्रा माइक्रोवेव के अंदर इंटरेस्टिंग क्या हो रहा है? देखो, इन्हें जो है अभी वेदर रडार्स का भी जो है एक 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला हुआ है। इसके साथ-साथ कंपनी के पास जो है कंटिन्यूअसली ऑर्डर्स आ रहे हैं। कंपनी के कुछ 1300 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक पड़ी हुई है इनके पास। और ये लोग कुछ वन नहीं, आई थिंक 1400 करोड़ के ऑर्डर ये लोग जो है टारगेट कर रहे हैं। आप देख सकते हो इनके पास एज़ ऑफ नाउ ऑर्डर बुक अगर आप देखोगे तो इन्हें एडिशनली अब 150 करोड़ के ऑर्डर आए इनके जुलाई के अंदर। और फिर अगेन 150 करोड़ के ऑर्डर जो है ये लोग नेगोशिएशंस के अंदर है, जो कि जो है हमें Q2 के अंदर देखने मिलेंगे। ये लोग जो है आपके एंटी ड्रोन सेगमेंट के अंदर भी एंटर कर रहे हैं, जो कि अगेन आपके जो है ये भी चीज़ आपके मॉडर्न डिफेंस वॉरफेयर के अंदर आती है। फिर इसके बाद अगर हम एस्ट्रो माइक्रोवेव के बारे में और डिस्कस करें, तो इन्होंने जो है रडार सिस्टम के अंदर कंपनी जो है 2015 में ये लोग एंटर करे थे। 2018 में ये लोग जो है आपके डिफेंस को फर्स्ट सिस्टम इन्होंने डिलीवर किया। 2022 में ये आपके टेलीमेट्री सिस्टम के अंदर चले गए। फिर इसके साथ-साथ ये लोग जो है अभी एयरबॉर्न रडार वगैरह भी बना रहे हैं, जिसके अंदर ये लोग 2023 के अंदर एंटर हुए। एज़ ऑफ नाउ कंपनी के अगर आप देखोगे तो 5 यूनिट्स है हैदराबाद के अंदर, बेंगलोर के अंदर जो है कंपनी का 1 यूनिट है। इंटरेस्टिंग कंपनी है, बस यहाँ पे मुझे दिक्कत ये लगता है कि इनकी जो वैल्यूएशंस है एस्ट्रा माइक्रोवेव की, मतलब पी अगर आप देखोगे तो 62 का पी है। आप जो है फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करो, हालाँकि कंपनी जो है कोई पैट का गाइडेंस नहीं देता है। तो आपको जो है यहाँ पे टॉप लाइन को कंसिडर कर ही जो है कंपनी का गाइडेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से भी देखें तो टॉप लाइन का मैनेजमेंट बता रहा है कि 20% का हमें ग्रोथ देखने मिलेगा। तो मैं ऐसा अज़्यूम कर सकता हूँ कि कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा और कंपनी जो है 40% से अपना पैट ग्रो करेगी। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है बुल बेयर बेस सिनेरियो बनाकर जो है वैल्यूएशन करो कंपनी का। तो आप जो है पैट लेकर खुद 40, 50 या 60% पकड़ सकते हो। हालाँकि 50 और 60 तो कोई सेंस नहीं बनाता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक केस में 40% ले लो, एक केस में 50% ले लो और एक केस में जो है 55% ले लो। तो इस तरीके से जो है आप पैट ग्रोथ जो है कैलकुलेट कर फॉरवर्ड पी कैलकुलेट कर सकते हो कंपनी का। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से फॉरवर्ड पी जो है आपका थोड़ा एक्सपेंसिव बनकर आता है। फिर इसके साथ-साथ जो है ये कंपनी का कुछ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जहाँ अगेन ये लोग जो है होमलैंड सिक्योरिटी के अंदर काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर ये लोग जो है आपके एडीएफ सिम्युलेटर्स बनाते हैं, आपके कन्वर्टर मॉड्यूल्स वगैरह बनाते हैं ये लोग। अगेन ये लोग जो है मास्टर डेटा लिंक बनाते हैं, आपके टेली कमांड रिसीवेबल्स वगैरह ये सारे प्रोडक्ट जो है कंपनी बनाती है। फिर टेलीमेट्री वगैरह जो है इसके अंदर भी जो है ये लोग काम करते हैं। तो ओवरऑल एस्ट्रा माइक्रोवेव भी जो है एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, जो कि मैं सजेस्ट करूँगा कि यार आप लोग जो है जाकर रीड करो। इंटरेस्टिंग है इसका मैनेजमेंट, यहाँ पे भी जो है ऑर्डर्स हमें अच्छे देखने मिल रहे हैं। कॉन कॉल भी जो है इनकी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। नए-नए ऑर्डर्स भी हमें कंपनी के केस में देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ये बता रहा है कि इन्हें जो है 1300 से 1400 करोड़ के आसपास का जो है ऑर्डर देखने मिलेगा आपका एफवाई 26 के अंदर। फिर इसके साथ-साथ ओवरऑल इंडस्ट्री के अंदर तो कितनी ज़्यादा टेलविंड्स है हम पहले ही बात कर चुके हैं। वेदर रडार का भी इनको अच्छा खासा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और इसके साथ-साथ अगेन ये लोग जो है 2000 के आसपास कुछ इंस्टॉल करने वाले हैं। तो इनकी ऑर्डर बुक आपके मीटेरोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल सेगमेंट से जो बनकर आती है वो 400 एंड 500 करोड़ के आसपास बनकर आती है फ्रॉम कमिंग 2 ईयर्स। तो ये सीन है, एंटी ड्रोन सिस्टम से कंपनी के जो है एज़ ऑफ नाउ हमें रेवेन्यूज़ इतने ज़्यादा आते हुए देखने नहीं मिलेंगे। इसके साथ-साथ ये लोग जो है कुछ सेमीकंडक्टर कंपनीज़ के लिए भी जो है काम कर रहे हैं, जहाँ इन्होंने जो है 40 चिप्स के आसपास डेवलप कर रखे हैं और ये जो है उसे ग्लोबल मार्केट के अंदर सेल करने का प्लान कर रहे हैं। तो ये लोग आराम से कुछ $50 मिलियन के आसपास जनरेट कर सकते हैं इन कमिंग 5 ईयर्स। इन्होंने 2 कॉन्ट्रैक्ट्स कर रखे हैं, आपके फाउंड्रीज़ के साथ इन्होंने पार्टनरशिप कर रखा है, जो कि ताइवान के अंदर है और फ्रांस के अंदर है। फिर इसके साथ-साथ कंपनी ये बता रही है कि ये जो चिप्स है ये लोग कैप्टिव यूज़ के लिए यूज़ करेंगे और ये लोग जो है डायरेक्ट उसे सेल सेल भी कर सकते हैं। तो और इनके सिस्टम वगैरह के अंदर जो है ये लोग चिप्स वगैरह यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी इन्होंने जो है एआरसी नाम की एक कंपनी है उसके साथ इन्होंने जेवी कर रखा है, जहाँ से कंपनी की कुछ 400 प्लस करोड़ की ऑर्डर बुक आती है और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि 350 करोड़ के आसपास जो है ये लोग टॉप लाइन कर सकते हैं। तो यही है बात, आपका कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप की अगर मैं बात करूँ तो ये लोग बीईएल से कॉम्पीट करते हैं आपके रडार्स के केस में। एंटी ड्रोन के केस में अगेन ये लोग अगर आप देखोगे तो ज़ेन टेक्नोलॉजीज़ नाम की कंपनी है एंटी ड्रोन के केस में। ज़ेन के केस में यार मैं बात करूँ तो दिक्कत क्या है कि ज़ेन के केस में हमें ऑर्डर्स नहीं देखने मिल रहे। कंपनी इंटरेस्टिंग है, ग्रोथ गाइडेंस भी बहुत अच्छा है, लेकिन ऑर्डर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आपको डिफेंस कंपनीज़ के अंदर ऑर्डर ग्रोथ पे फोकस करना है कि कितने ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो ये कुछ मॉडर्न वॉरफेयर वाली कंपनी है। इसके साथ-साथ मैंने जो है एक्स पे भी जो है आपके साथ डिफेंस सेक्टर के ऊपर एक वीडियो कवर कर रखा है, जहाँ हमने डिफेंस सेक्टर के वैल्यू चेन के बारे में डिस्कस किया है और कुछ 4 ऐसी इंटरेस्टिंग डिफेंस कंपनीज़ के बारे में डिस्कस किया है, जो कि आपके मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर काम करते हैं। तो अगर आप मुझे अभी तक एक्स पे फॉलो नहीं करते हो, तो आप पहले जाओ मुझे एक्स पे फॉलो करो।
और यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे डिफेंस, तो आपको जो है मेरा ये वीडियो मिल जाएगा, जहाँ पे हमने ज़ेन को डिस्कस किया है, एचएएल, बीएल, कृष्णा, जीआरएससी, कोचिन शिपयार्ड, ये सारी कंपनीज़ को जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्सिस किड्स भी एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, जो कि मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग जो है जाकर स्टडी करो। तो इतना ही रखूँगा मैं ये वीडियो, होपफुली जो है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो, कंटेंट पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करो। इसके साथ-साथ इक्विटी रिसर्च मास्टर क्लास का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो अगर आपने अभी तक मास्टर क्लास के लिए रजिस्टर नहीं किया है, तो आप जल्द से जल्द जाकर जो है मास्टर क्लास के लिए रजिस्टर करो। क्योंकि स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना जो है हमारा नेशनल राइट बनकर आता है, ताकि हम मार्केट को जो है प्रैक्टिकली सीख सकें। और इसके साथ-साथ विद इन कमिंग डेज़ ही मैं इस मास्टर क्लास का प्राइस जो है इंक्रीज़ करने वाला हूँ, फ्रॉम आपका 1999 टू 2999। तो इसलिए आपने अगर अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, तो जल्द से जल्द रजिस्टर कर देना। एज़ ऑफ नाउ मास्टर क्लास के अंदर 400 प्लस पार्टिसिपेंट्स एनरोल कर चुके हैं, और मुझे जो है एक दिन नेगेटिव रिव्यू अभी तक देखने नहीं मिला। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स एनरोल किए हुए, उन्हें जो है बहुत ज़्यादा वो लोग जो है इंटरेस्टिंग चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कि कंपनी ट्रैक कर रहे हैं, कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा है, किसी को इंटर्नशिप मिल गई है, और लोगों लोगों ने जो है मार्केट के अंदर प्रैक्टिकली सेंस बनाना स्टार्ट कर दिया। और मास्टर क्लास के बाद आपको कोई भी डाउट आता है, तो आप जो है मुझे मेरे एक्स के डीएम पे रीच आउट कर सकते हो। सारे डीएम जो है मैं पर्सनल रिप्लाई करता हूँ। ऑन दिस नोट दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ, लाइक शेयर सब्सक्राइब।